आफ्टरनून स्टूडेंट्स, नेशनल इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं भास्कर त्रिपाठी आप सभी को क्लास 11th की सब्जेक्ट बायोलॉजी के अंतर्गत एक टॉपिक है आपका जीवाणुओं में जनन, इसे समझाऊंगा। ध्यान दीजिएगा कि जनन का अर्थ क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। जनन का मतलब है कि प्रत्येक जीव के अंदर एक ऐसी क्षमता पाई जाती है जिसके तहत वो अपने समान दूसरे नए जीव का निर्माण कर सकता है। हर एक जीव जो अपने समान दूसरे नए जीव का निर्माण कर सकता है उस प्रक्रिया को जो है जनन प्रक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि जिस प्रक्रिया के तहत प्रत्येक जीव अपने समान नए जीव को जन्म दे सकता है, यह प्रक्रिया जो है जनन कहलाती है। क्लियर है? तो जीवाणु जो हैं, जो अति सूक्ष्म जो है सूक्ष्म जीव होते हैं, ये कैसे अपने समान दूसरे जीव को जन्म देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इनकी जो कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। इनमें जो कौन सी कोशिका होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। ध्यान दीजिएगा कि इस कोशिका के बारे में हम आपको पहले ही समझा चुके हैं अपने वीडियो के तहत कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। ऐसी कोशिका जिसमें कोई भी कोशिकांग न उपस्थित हों, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ईआर, राइबोसोम, ऐसे कोई भी कोशिकांग न उपस्थित हों, वो कोशिका आपकी क्या कहलाती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। और इसमें जो केंद्रक होगा वो भी अविकसित प्रकार का होगा। ठीक है, तो दो फीचर हैं इसके, दो कैरेक्टर हैं इसके प्रोकैरियोटिक कोशिका की। पहले क्या कैरेक्टर है कि इसके पास कोई भी कोशिकांग नहीं है जैसा कि विकसित कोशिका में होता है, और न ही इसके पास डेवलप्ड न्यूक्लियस है, अर्थात जो है विकसित केंद्रक है इसके पास। तो फिर भी ये कोशिका जो है अपने समान दूसरे जीवों को कैसे जन्म दे सकती है जबकि इसके पास कोई भी कोशिकांग उपस्थित नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कि जीवाणु में जनन तो होता है, अर्थात ये एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं का निर्माण होता है, या यूं कह लें कि एक जीव से दूसरे जीव का तो निर्माण होता है, लेकिन लैंगिक विधि द्वारा नहीं, अलैंगिक या कायिक जनन द्वारा। ठीक है, कायिक जनन द्वारा जो जीवाणु है वो अपने समान दूसरे जीव को जन्म देता है। अब बात यह आई है कि कायिक जनन क्या है। ध्यान दीजिएगा कि ऐसा जनन जिसमें किसी भी लैंगिक कोशिकांग का इस्तेमाल न किया गया हो, ऐसा जनन जिसमें किसी भी लैंगिक कोशिकांग का इस्तेमाल न किया गया हो, ऐसा जो कोशिका होगी वो जो है, ऐसा जो जनन होगा वो आपका कायिक जनन कहलाएगा। ठीक है, तो ऐसा जनन जिसमें कोई लैंगिक कोशिकांग न उपस्थित हो, या साधारण शब्दों में अगर हम ये बात कहें कि ऐसा जनन जिसमें नर या मादा की आवश्यकता ना होती हो, वो जो है आपका कायिक जनन होगा। ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों में, जैसे जो हम लोग विकसित जीव हैं, तो हम लोगों में जो है नर और मादा दो लोग होते हैं। ये दो लोग मिलकर जो है अपने पुत्र या पुत्री को जन्म दे सकते हैं। ठीक है, बिना नर जो है या केवल मादा जो है अपने समान दूसरे नर या पुत्र या पुत्री को जन्म नहीं दे सकती जब तक दोनों लोग नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन जीवाणुओं में नर या मादा की कोई आवश्यकता नहीं होती। ध्यान दीजिएगा, जीवाणुओं में नर या मादा की कोई आवश्यकता नहीं होती है, केवल एक ही जनक जीव, एक ही जनक जीव। जनक किसे कहते हैं? जो अपने समान बच्चों को जन्म दे, वो जनक है। ठीक है, एक ही जनक जीव जो है बिना नर या मादा के, एक ही जनक जीव जो है अपने समान दूसरे जीव को जन्म दे दे, तो वो जो है जनन क्या कहलाएगा? आपका कायिक जनन कहलाएगा। ऐसा जनन जिसमें लैंगिक अंगों का इस्तेमाल ना हुआ हो और नर या मादा की आवश्यकता ना हो, ऐसा जनन जो है आपका क्या कहलाएगा? कायिक जनन कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये मुख्यतः दो प्रकार से जीवाणुओं में होता है। एक आपका विखंडन है और दूसरा आपका मुकुलन है। एक विखंडन है और दूसरा आपका मुकुलन है। ठीक है, तो विखंडन से कैसे जो है, विखंडन विधि द्वारा कैसे जीवाणु जो है जनन करता है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, मान लिया कि ये एक जीवाणु कोशिका है, ये एक
जीवाणु कोशिका है। इसमें जो है ये इसका जो है क्या है, केंद्रक है। हमने बताया था जीवाणु कोशिका में अविकसित केंद्रक होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कौन सा केंद्रक है इसका, अविकसित केंद्रक, या यूं कह लें कि यही जो केंद्रक है इसका आनुवांशिक पदार्थ है। क्या है इसका आनुवांशिक पदार्थ। यही जो केंद्रक है इसका क्या है, आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ का अर्थ सिर्फ एक चीज से लगाया जा सकता है और वो है आपका डीएनए। हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, आप लोगों ने देखा नहीं है, कुछ ही लोगों ने उसे देखा है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में, जीवाणु कोशिका के बारे में, तो आप वीडियो देख लीजिए, आपके जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे वो दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये मान लिया जीवाणु कोशिका है। इस जीवाणु कोशिका में ये इसका केंद्रक है जो क्या है, अविकसित केंद्रक है। इस अविकसित केंद्रक को हम क्या कह सकते हैं कि ये इसका क्या है, आनुवांशिक पदार्थ अर्थात डीएनए है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आनुवांशिक पदार्थ कौन से होते हैं, ऐसे पदार्थ जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाते हैं। जैसा कि ये डीएनए, डीएनए ही लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाता है। तो यानी डीएनए जो है इसका क्या हो गया, आनुवांशिक पदार्थ हो गया। ठीक है, तो अब ये इसका केंद्रक है, इसमें ये भरा हुआ है इसका कोशिका द्रव्य। क्या भरा हुआ है, कोशिका द्रव्य। ठीक है, इसके केंद्रक का हम चित्र बदले दे रहे हैं, आपको समझने में थोड़ा ज्यादा आसानी होगी। आप ऐसे बना लीजिए। ठीक, ये इसका केंद्रक है। ठीक है, तो विखंडन में क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए कि विखंडन में कोई एक कोशिका किसी आंतरिक कारण की वजह से, कोई एक कोशिका जब उसका आकार बड़ा हो जाता है, देखिए ध्यान दीजिए, हर एक कोशिका या हर एक जीव क्या करता है, पोषण ग्रहण करता है, भोज्य पदार्थ ग्रहण करते हैं, जिससे भोज्य पदार्थ ग्रहण करने के बाद उनका आकार धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग हैं, जब जन्म लिए थे तो हम लोग छोटे थे। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम क्या करते रहे, पोषण ग्रहण करते रहे, भोजन ग्रहण करते रहे, और हमारा आकार जो है बढ़ता चला गया। तो हमारे अंदर बहुत सी कोशिकाएं हैं जिससे आप लोग नहीं समझ पाए कि कैसे बढ़ा, लेकिन जो एक कोशिका है वो क्या करती है, वो पोषण ग्रहण करती है, आकार बड़ा हुआ, तो जैसे ही उस कोशिका का आकार बड़ा हो जाता है, वो कोशिका दो छोटी कोशिकाओं में बढ़ जाती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जैसे एक बैलून है, गुब्बारा है, आप उसमें हवा भरते रहें। ठीक है, तो जैसे जैसे आप हवा भरते जाएंगे वो गुब्बारा जो है उसका आकार बढ़ता चला जाएगा, लेकिन एक निश्चित आकार बढ़ने के बाद वो गुब्बारा जो है क्या हो जाएगा, फूट जाएगा। लेकिन हमारी कोशिका नहीं फटती, ध्यान दीजिएगा, हमारी कोशिका नहीं फटती। हमारी कोशिका का जब आकार एक निश्चित हो जाएगा तब वो क्या कर जाती है, डिवाइड कर जाती है, बट जाती है। उसमें जो है वो एक कोशिका जो है बढ़ जाती है और दो छोटी छोटी संतति कोशिकाएं अर्थात डॉटर सेल्स जो है का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो जब कोई कोशिका पोषण ग्रहण करती है, उसका आकार बड़ा हो जाता है, और वो फिर जब आकार एक निश्चित सीमा तक पहुंच जाएगा तब वो जो है दो छोटी छोटी कोशिकाओं में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं, विखंडन कहते हैं। ठीक है, जब किसी कोशिका द्वारा एक कोशिका से दो नई छोटी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है तो यह प्रक्रिया विखंडन कहलाती है। ध्यान दीजिएगा कि कैसे ये विखंडन की प्रक्रिया हुई, हम आपको चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं। तो ये एक जीवाणु कोशिका है, इसका आकार बड़ा हो चुका है, ध्यान दीजिएगा, इसका आकार एक निश्चित हो चुका है। अब जो है ये विखंडन करेगी, लेकिन विखंडन करने से पहले ये जीवाणु कोशिका क्या करेगी, ध्यान दीजिएगा, विखंडन करने से पहले ये जीवाणु कोशिका का जो केंद्रक है ये थोड़ा आकार में और बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा आकार में आपका और बड़ा हो जाएगा।
ठीक है। तो सबसे पहले कोशिका जब विभाजित होने चलती है तो उसका जो केंद्रक है वो उसका आकार बड़ा हो जाता है। आकार बड़ा होने के बाद क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, आकार बड़ा होने के बाद क्या होता है कि उस जो केंद्रक है वो कंस्ट्रिक्शन होना शुरू हो जाता है, उसमें धसाव होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मान लिया ये कोशिका है, ठीक है, अब इसका जो केंद्रक था उसमें धसाव शुरू हो जाएंगे, कंस्ट्रिक्शन, ये लिखिए धसाव, ठीक है, धसाव यानी कंस्ट्रिक्शन। ठीक है, कंस्ट्रिक्शन शुरू हो जाएंगे। धीरे धीरे ये जो खांच बन गई है ना धसाव के कारण, ये धीरे धीरे और बढ़ती चली जाएगी, और जब ये खांच जो है धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी तब ये किसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है, ये बहुत ही पतली दरार बस बचेगी इसमें, इस तरीके से बहुत पतली दरार बचेगी, और अंततः क्या होगा, ये जो पतली दरार भी जो है एक दूसरे से हट जाएगी और दो केंद्रक का निर्माण हो जाएगा। तो जैसे केंद्रक दो बन गए हैं उसी तरीके से ये जीवाणु कोशिका यानी ये जो कोशिका भित्ति है इसकी आउटर बाउंड्री, ये इसमें भी जो है धसाव शुरू होंगे। ठीक है, तो इसमें भी धसाव जब शुरू हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें भी इस तरीके से संरचना बनेगी, और ये धसाव धीरे धीरे और बड़े हो जाएंगे। ठीक है, और ये दोनों केंद्रक जो है अलग अलग बढ़ जाएंगे। ठीक है, और अंततः जो है क्या होगा, अंततः जो है आपका ये धसाव पूरी तरीके से एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और दो नए कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। ये दोनों ही कोशिकाएं क्या कहलाएंगी, संतति कोशिका, संतति कोशिकाएं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन क्या हो गई कि किसी कोशिका के द्वारा, किसी कोशिका के द्वारा आंतरिक धसाव के कारण, किसी कोशिका में आंतरिक धसाव के कारण, किसी कोशिका में आंतरिक धसाव के कारण एक कोशिका का दो नई संतति कोशिकाओं में बट जाना ही विखंडन कहलाता है। ठीक है, किसी कोशिका के द्वारा या किसी कोशिका में आंतरिक धसाव के कारण, किसी कोशिका में आंतरिक धसाव के कारण एक कोशिका से दो संतति कोशिकाओं का निर्माण होना क्या कहलाता है, ये आपका विखंडन कहलाता है। ठीक है, किसी कोशिका में आंतरिक धसाव के कारण एक कोशिका से दो नई संतति कोशिकाओं का निर्माण हो जाना क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल दे दिया गया है ई कोलाई, इसका पूरा नाम है इश्चरिशिया कोलाई, इश्चरिशिया, इश्चरिशिया कोलाई। ठीक है, अगर आप पूरा नाम ना याद कर सके तो कोई दिक्कत नहीं, आप ई कोलाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है विखंडन। आप इसका डायग्राम पहले बना लें। ठीक है, ये जो है डायग्राम आप पहले बना लें, और ये जो ऐसा डायग्राम आपको जहां पर आपने विखंडन लिखा हो वहां पर भी आपको ये बना लेना है, कॉपी पर भी। ठीक है, तो जो पीडीएफ आपको भेजी गई थी वहां आपने विखंडन लिखा था, ठीक है, वहां पर भी जो है आप ये डायग्राम बना लें। अगर पेज ना हो तो अलग पेज पर बनाकर उसको चस्पा कर ले, चिपका लें वहां पर। ठीक है, क्लियर है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो जो है आगे इसका डायग्राम बना लीजिएगा। अब हम आपको जा रहे हैं मुकुलन समझाने। ठीक है, होता है ये मान लिया एक कोशिका है, ईस्ट कोशिका या जीवाणु कोशिका ही ले लीजिए। ठीक है, तो ये एक जीवाणु कोशिका है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मुकुलन, मुकुलन का अर्थ है मुकुल द्वारा, मुकुल मतलब बड यानी कलिका। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आपने जैसे में एक फूल देखा है, फूल से पहले क्या बनती है, एक कली बनती है। ठीक है, कली क्या कहलाती है, बड कहलाती है, मुकुल कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाएगी वो कली, बड या मुकुल। ठीक है, तो एक जीवाणु कोशिका, ये क्या है आपकी जीवाणु कोशिका। तो सर्वप्रथम एक जीवाणु कोशिका में एक क्या शुरू होगा, एक बड यानी कली यानी मुकुल, ठीक है, का निर्माण होगा। ध्यान दीजिएगा,
ठीक है, ये देखिए ये क्या है आपकी एक कली, या इसको आप क्या कहेंगे, मुकुल या बड। ठीक है, इंग्लिश में कहना चाहें तो क्या कहलाएगा ये, बड, मुकुल या कली। ठीक है, तो सबसे पहले एक जीवाणु कोशिका है, उस जीवाणु कोशिका में एक बड यानी कली निकलेगी, और उसके पश्चात क्या होगा, ये कली धीरे धीरे आकार में वृद्धि करेगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये कली धीरे धीरे आकार में वृद्धि करेगी, और आकार में वृद्धि करने के साथ साथ ध्यान दीजिएगा इसका जो केंद्रक है ये पहले डिवाइड हो जाएगा। आपको अपने अभी भी समझाया कि इसका आकार बड़ा होगा, और बड़ा होने के पश्चात जो है ये दो छोटे छोटे केंद्रकों में बट जाएगा। ठीक है, तो जो छोटे छोटे जो केंद्रक बन जाएंगे, फिर इसमें क्या बनेगी, एक कली का निर्माण होगा, और फिर ये जो केंद्रक है, एक केंद्रक इस कली में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ठीक है, एक केंद्रक जो है कहाँ चला गया, उस कली यानी बड के यानी मुकुल के अंदर चला गया। इसके पश्चात ये जो मुकुल है जब वृद्धि कर लेगा तो ये पेरेंट प्लांट से यानी जनक जीव से ये अलग हो जाएगा, और अलग होकर एक नए जीवाणु कोशिका का निर्माण करेगा, नई संतति कोशिका। ठीक है, नई संतति कोशिका का निर्माण करेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि मुकुलन क्या है, जब किसी जीवाणु कोशिका में, जब किसी जीवाणु कोशिका से मुकुल या बड के द्वारा, जब किसी जीवाणु कोशिका से मुकुल या बड के द्वारा नई संतति कोशिका का निर्माण होता है, जब किसी जीवाणु कोशिका से मुकुल या बड के द्वारा नई संतति कोशिका का निर्माण होता है, तो यह प्रक्रिया जो है मुकुलन कहलाती है। यानी मुकुल के द्वारा नई कोशिका का या नए जीव का निर्माण होना, मुकुल के द्वारा नई कोशिका या नए जीव का निर्माण होना ही मुकुलन कहलाएगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल दे दिया गया है हाइफो माइक्रोबियम, ये जीवाणु है हाइफो माइक्रोबियम। ठीक है, ये जीवाणु जो है, इस जीवाणु में क्या होता है, मुकुलन द्वारा जनन होता है। क्लियर है, आज हमने आपको कायिक जनन पढ़ा दिया है। इसका दूसरा टॉपिक जो है आनुवांशिक पुनर्योजन बाकी है, जो कि ये जो टॉपिक है ये आपको कल मिलेगा। ठीक है, आनुवांशिक पुनर्योजन का वीडियो जो है आपको कल देखने को मिलेगा। तो आज आप कायिक जनन समझ लीजिए, इसके दोनों पार्ट समझ लीजिए। अगर समझने में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करिए। ठीक है, वीडियो के नीचे आपको कमेंट का ऑप्शन मिलेगा, उसको आप कमेंट करिए, आप हमें बताइए कि आपको क्या नहीं समझ में आया, तो वो हम आपको दोबारा समझा देंगे। ठीक है, इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहे कि नेक्स्ट वीडियो आपको कब मिलेगी। क्लियर है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो, और इसका सेकंड जो वीडियो है वो आपको सेकंड पार्ट जो है आपको कल मिलेगा। ठीक है, ओके।